दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जागो उत्तराखंड टुडे की टीम पहुंची है देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में। और आज मेरे साथ में चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. दीक्षित जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। आज उनसे बात करने का जो हमारा पर्पज़ था वो नई शिक्षा नीति जिस तरह से हमारे पूरे देश में लागू होने वाली है और क्या इसके फ़ायदे हैं। अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई शिक्षा नीति है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है या अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे उनसे क्या है नई शिक्षा नीति और किस तरह से ये फ़ायदेमंद है पहले की तुलना में। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा आपका। नई शिक्षा नीति को लेकर के कई सारे कन्फ्यूजन्स अभी तक भी हैं, जबकि अब ये लागू होने वाली है। अगर डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो शायद इस सत्र से शुरू हो जाएगा और माध्यमिक शिक्षा में भी ये लागू होने वाली है। किस तरह से ये फ़ायदेमंद है सर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सरकार के चिंतन को, सरकार के शिक्षा को लेकर सुधारों में भारत के इतिहास में और आज़ादी के बाद के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम था। कारण मुख्यतः क्या था कि जब हम शिक्षा उस आधार के रूप में देखते हैं जब किसी भी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है और उस माध्यम में हम आधुनिकता, समय के साथ उसको और व्यवहारिक बनाना और उस छात्र को अपने जीवन में उस मुकाम पर रोजगार परक की दृष्टि से देखें या भविष्य में अपने करियर की दृष्टि से देखें, तो उन बिंदुओं को समाहित करते हुए 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने लागू की और निश्चित रूप से समयबद्ध तरीके से उसने अब आकार लेना शुरू कर दिया है। प्रदेशों में, उत्तराखंड में और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से यह शिक्षा नीति लागू हो रही है। उत्तराखंड में भी इस पर सरकार का प्रयास है कि इसको सत्र में लागू करें और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरे देश के, उसके लिए व्यवस्था लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पूरे राष्ट्र में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक पोर्टल के माध्यम से, जो यूजीसी ने उसको निकाला है, उसके माध्यम से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराना अपना शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से आगामी सत्र से प्रथम वर्ष में स्नातक स्तर पर छात्र माध्यम से प्रवेश ले पाएंगे पूरे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। सर, एक सवाल है मेरा, किस तरह से ये फ़ायदेमंद होगी? जिस तरह से अभी तक जो शिक्षा नीति चलती आ रही थी, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू होगी, ये किस तरह से छात्रों को फ़ायदा पहुंचाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन उद्देश्यों को लेकर उसको गढ़ा गया है वो हमें प्रारंभिक रूप में ये समझना होगा कि हम उस छात्र को, उस बालक को क्या भविष्य में आकार देना चाहते हैं और उसकी समृद्धि, हमारे राष्ट्र की समृद्धि दोनों एक साथ जोड़ के आगे चले, तो निश्चित रूप से उस बिंदुओं को लेकर ये आगे बढ़ रही है। रोजगार परक दृष्टिकोण हो और विषय के साथ साथ उसमें वृहदता हो, गहराई हो और उसको समझने में उसकी रुचि हो। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण पक्ष इस नीति में आया है वो स्थानीय भाषाओं को और सशक्त करने का आया है, क्योंकि छात्र जीवन से हम और आप भी इस बात को अनुभव करते होंगे, जो आपकी मातृभाषा है उसमें पढ़ना और लिखना तुलनात्मक रूप में समझना बेहतर होता है बजाय और किसी भाषा में। मैकॉले की नीति, अंग्रेज़ों की जो नीति रही, उस नीति के हम लोग अभी तक अब इस शिक्षा नीति से पूर्व तक उस नीति से प्रभावित दिखते रहे हैं, जहां पर हमने उस भाषा को महत्व दिया जो हमारी मातृभाषा नहीं थी। और समय के साथ अगर हम इस बात को कर पाएंगे, और निश्चित रूप से कर भी पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को, मातृभाषा को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी अभिव्यक्ति बेहतर होगी। साथ ही साथ हम अपने आत्मविश्वास के साथ अपने करियर में नए मुकाम हासिल कर पाएंगे। एक और विशेष बात है इस शिक्षा नीति में कि अगर हमारी रुचि किसी और विषय को अपने साथ पढ़ने की है तो इस क्रेडिट सिस्टम व्यवस्था में आगे के विश्वविद्यालय स्तर पर भी इसमें प्रावधान किए गए हैं कि एक साइंस का विद्यार्थी एक आर्ट का सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। एक आर्ट का विद्यार्थी अगर उसकी इच्छा गणित पढ़ने की है 2 क्रेडिट के एक पेपर की, तो वो गणित को, तो ये आपके सर्वांगीण विकास की ओर
एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। क्योंकि रोजगार परक में आज के समय जो आंकड़े कहते हैं, वो जो पुरानी व्यवस्था में पढ़ रहे थे वो छात्र उतने बेहतर परिणाम देने की स्थिति में नहीं है, ऐसे सर्वे हमें बताते हैं। तो निश्चित रूप से हम अपनी रुचि के हिसाब से और विषयों को अपने पढ़ने में जोड़ पाएँ तो ये संभवतः ये और बेहतर परिणाम देगी। सर, एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से अभी तक की जो शिक्षा नीति चल रही थी, स्टार्टिंग में कितना चैलेंजिंग होने वाला है छात्रों की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी तक उनको जो व्यवस्था परिवर्तित होगी या वो अलग से इस शिक्षा नीति में आएंगे तो सिलेबस बिल्कुल चेंज होगा, पैटर्न चेंज होगा, तो उसमें कितना समय लग सकता है अगर छात्रों की बात करें उनको एडजस्ट करने में? छात्रों को समझने में मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। कारण क्या होता, बहुत से छोटे छात्र बच्चों को और कॉलेज स्तर पर मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं तो अनुभव करता हूं कि उनको आप जिस सांचे में और जिस व्यवस्था में, हमें ये एज ए संरक्षक, एज ए शिक्षक के रूप में ये लगना चाहिए कि हम उसको और बेहतर क्या दे पाते हैं। तो हम निश्चित रूप से इसमें उसको और पढ़ने के, उसके विकास के, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को, क्योंकि ये पढ़ाई की व्यवस्था जो आने जा रही है ये हमारी उस व्यवस्था को भी प्रतिनिधित्व देगी जो हमारी पुरानी परंपरागत व्यवस्था थी, और आधुनिकता के साथ देगी। क्योंकि अभी हमने कोविड के समय जो अनुभव करा कि अगर 3 साल पहले अगर हम आप ये कहें कि ऑनलाइन क्लास हम लेंगे तो उस पर एक प्रश्न था, पर 2 या 3 सालों में इतनी सहजता विकसित हो गई, टूल्स को हमने प्रयोग करना शुरू कर दिया और आज एक सहज व्यवस्था आ गई। इस सहजता को भी ये नई शिक्षा नीति लेके आ रही है। साथ ही साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत, क्योंकि आपकी ताकत आपकी संस्कृति होती है, और हम लोग इस बात में को लेकर बहुत गौरवशाली महसूस कर सकते हैं कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत रिच है, और उस रिचनेस को हम आगे के बच्चों तक, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों तक उनको दे पाएँ और वो हमारी संस्कृति को भी समझें, आधुनिकता के साथ समझें। तो निश्चित ही हमें लगता है कि छात्र छात्राएं स्कूल से लेकर कॉलेज के स्तर पर इसमें बेहतर अनुभव करेंगे और इसको वो एंजॉय करेंगे, पढ़ने के इस नए पैटर्न को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। ये मेरे साथ में डॉक्टर RS दीक्षित जी थे, जिन्होंने नई शिक्षा नीति के होने वाले जो फ़ायदे हैं उनके बारे में हमारे से विस्तार से चर्चा की। मिलते हैं आपसे इसी तरह की जो आवश्यक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए देहरादून के PG कॉलेज, DAV PG कॉलेज से मेरे सहयोगी मनीष व्यास के साथ में अम्बेश पंत की रिपोर्ट।